नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आज की क्लास को हम और ध्यान से समझने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि आज हमारी मेंस ओरिएंटेड सेकंड क्लास है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेंस की क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेंस की राइटिंग कैसे करनी है, अगर ये नहीं आपको पता चल पाया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत अधिक आगे तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। चलिए, अब आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसे एक बार समझ लेते हैं। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है आज प्रयागराज में। इसके अलावा आज से महाकुंभ के पहले स्नान की शुरुआत हो चुकी है, तो इस वजह से जगह जगह पे कई सारी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। और इन सब चीज़ों को जो भी लोग आ चुके हैं वो सभी लोग एंजॉय करें। तो आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस के आंसर कैसे करते हैं, क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको कैसे फ्रेम करते हैं, मेंस में क्या डिमांड होती है। तो मैंने एक शब्द में आपको बताया था कि ट्राई टू प्रेजेंट योरसेल्फ नीट एंड क्रिस्प। इसके अलावा क्लीन, सबसे पहले क्या है, सफाई से आपको अपने आप को सामने रखना है और जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेटली आपको रखना है। ब्रीफली आपको सारी चीजों को सामने रखना है। और सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज क्या है, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जैसे कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम किए थे, आज भी वहीं से शुरुआत करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा फैक्ट के बेस पे। व्हाट इज फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, या फिर तथ्य के ऊपर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन फैक्ट, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं तो BSA 2023 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड इसका जो क्लॉज F है इसमें फैक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चंस को एक बार देख करके हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें आपके सामने बना करके रेडीमेड में रखी गई है ताकि आपका समय भी बच सके और आपकी ऊर्जा भी बच सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझ सकें। सबसे पहले जब हम तथ्य की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये बताना होगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि क्या चीजें किस जगह पे पर्टिकुलर सिचुएटेड है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, आई थिंक मैं इसको रिलोकेट कर देता हूं थोड़ा सा, कैमरा को ज्यादा बेटर हो जाएगा आई थिंक। वेट फॉर अ मिनट। बेटर नाउ, चलिए ठीक है। तो हमारे सामने क्या आ गया, और ये पूरी चीजें सही से हुई नहीं है, मुझे लगता है कैमरे की सफाई की गई है जिसकी वजह से कुछ चीजें थोड़ी सी हिली हुई लग रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या है, फैक्ट पढ़ना है। और फैक्ट को अगर आपके सामने देखें तो इंट्रोडक्शन दे देना है कि भारतीय साक्षर अधिनियम, कौन सा भारतीय साक्षर अधिनियम। यदि आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ BSA 2023 लिख करके बता सकते हैं। अब BSA 2023 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F में फैक्ट यानी कि तथ्य को परिभाषित किया गया है। ये सबसे पहली बात बतानी है कि जिस डेफिनेशन को आप बताने जा रहे हैं वो बेसिकली लोकेट कहां करता है, हमारे पूरे एक्ट में। दूसरी चीज, अब इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F में दिया क्या है, तो इस दिए हुए चीज को यानी डेफिनेशन को एज इट इज हम लोग बता देंगे। यानी कि इसमें तथ्य का मतलब है कोई भी चीजें, उसके अंतर्गत क्या है, कोई भी वस्तु या फिर वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी जिसे भी हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। ऐसी भी कोई फिजिकल चीज हो या मेंटल कंडीशन हो, ऐसी कोई चीज जिसको हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या बोधगम्य हो। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, या फिर फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, यानी कि या तो आप अपने इंद्रियों द्वारा, इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय आपकी हो गई। अब 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक आपका नाक, एक जीभ, एक कान से सुन के या फिर आंखों से देख के, और एक त्वचा से महसूस करके, ये 5 आपके सेंसेस हो गए। इसके बाद या फिर ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसमें जब आप मेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसका इलस्ट्रेशन भी डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इसके दृष्टांत को।
अब क्या मतलब हुआ, आपने कहा सेंसेस से फील कर सकता हो, क्या मतलब हुआ ऐसी मानसिक स्थिति जिसका भान किसी व्यक्ति को हो? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई सर्टेन प्लेस है, कोई एक अमुक स्थान है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई एक अमुक स्थान है और ऐसे सर्टेन प्लेस पे एक अमुक क्रम है, एक सीरीज बना दी गई है और इस अमुक पदार्थ से व्यवस्थित करके एक मतलब तथ्य का निर्माण हो जाता है। मान लेते हैं अगर कोई कहता है कि गोरखपुर या प्रयागराज, ये सारी चीजें क्या है, ये आप अपने सेंसेस से जाकर के फील कर सकते हैं, या फिर एक मानसिक स्थिति है जिसका भान किसी व्यक्ति को, झूठ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अमुक क्रम में 1 2 3 4 इस सीरीज में चीजें लगाई गई हैं, अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, कोई पर्टिकुलर चीज एक सही जगह पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है। मान लेते हैं रेलवे स्टेशन के पीछे 25 फ्रिज के जैसे दिखने वाले बॉक्स 1 से लेकर के 25 के क्रम में व्यवस्थित है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक फैक्ट। नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देकर के बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन है, किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा हो, यह भी तथ्य है। इसके बाद या किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह भी एक तथ्य है। फैक्ट का मतलब क्या है, जो भी कुछ किसी ने कहा वो भी फैक्ट है। इसके अलावा कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या विनिर्दिष्ट समय में, या एक तथ्य है। ये सारी चीजें, ये सब तो इलस्ट्रेशन वाले पार्ट हैं। ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि फैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी ट्रायल होते हैं, यानी कि आपने कोई सूट फाइल किया, ये आप वादी हैं या फिर आप प्रतिवादी हैं, सूट फाइल हो गया और फिर आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के सामने एविडेंसेस आपको देने होंगे, आपको प्रूफ करना होगा जो भी चीज आप बोल रहे हैं वो सही है या फिर जो भी चीज अगले ने बोला वो गलत है, इसे आपको प्रूफ करना होगा। और उस प्रूफ करने के क्रम में, उस साबित करने की जो श्रृंखला स्टार्ट होती है, जो साबित करने का क्रम स्टार्ट होता है, इसमें आपको बहुत सारे एविडेंसेस देने होंगे, आपको बहुत सारे फैक्ट्स रखने होंगे, और उन सारे फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से तरीके के फैक्ट्स आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे तो न्यायालय का बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो सकता है। अब अगर ए ने बी की हत्या की तो ए ने बताना शुरू किया कि मैंने हत्या नहीं की है क्योंकि मैं सुबह उठा था, गार्डन गया था, ये सारी चीजें, ये सब चीजें तो समझ में आती हैं। लेकिन अगर वो ये बताए कि मैं सपना देख रहा था, फिर उठा, फिर ब्रश किया, फिर ये किया, वो किया, ऐसी ऐसी चीजें जो नहीं है रिलेवेंट, उन सारी चीजों को फैक्ट के रूप में रखा तो जाता है, लेकिन उसे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जो चीजें रिलेवेंट है उसको रखा जाता है। क्या, इसके बाद हम उसी को पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में कि कौन कौन सी चीजें रिलेवेंट है उसको ली जाती है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लें। सबसे पहले कौन कौन सी चीजों को तथ्य मानेगा न्यायालय, उसके बारे में समझ ले, तो ये सारी चीजें फैक्ट के बारे में आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो फैक्ट हो गई। अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, जैसे मिस्टर ए एक डॉक्टर है, मिस्टर बी एक एडवोकेट है, मिस्टर सी एक इंजीनियर है, मिस्टर डी एक साइंटिस्ट है, ये सारी चीजें आप एक सीरीज में देख सकते हैं। या कोई ख्याति है, उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता, जो भी अवार्ड जीता, ये सारी चीजें भी एक फैक्ट है। यानी मोटे तौर पर तथ्य मतलब उस बात से है जो कि बोध या भाव का एक विषय है। नॉर्मली यही सारी चीजें की गई हैं। अब आपको फ्रेमिंग में क्या, सबसे पहले एक बता देना है, ये कहां पे है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में दिया गया है, फैक्ट यानी कि तथ्य के बारे में। इसके बाद इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसकी डेफिनेशन आप पूरी पूरी लिख सकते हैं। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब अगर किसी विधि शास्त्री का आपको कोट याद हो, अगर किसी विधि शास्त्री के कोट आपको याद हो, कोई भी ऐसा आपको कोट दिख जाता है, जैसे कि यहां पे बेंथम ने कुछ इस तरीके से फैक्ट को डिफाइन किया, तो इसे आप लिख सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक 2 वर्गों में बांट दिया है। कैसे 2 वर्ग में बांट दिया है, एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट, यानी कि जैसे साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोल सकते हैं, मानसिक तथ्य भी बोल सकते हैं। फिजिकल फैक्ट में वही सारी चीजें जिसको हम अपने इंद्रियों द्वारा बोध किए जा सकते हैं, यानी कि हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, ये क्या हो गई, फिजिकल फैक्ट हो गई। और जिन चीजों को मनुष्य को भान होता है, जैसे कि मनुष्य को इस चीज के बारे में जानकारी है, यानी कि किसी का आशय क्या है, ज्ञान क्या है, सद्भाव क्या है, कोई किसी से घृणा करता है, राय रखता है, ये सारी चीजें क्या हो गई, मानसिक तथ्य हो गई। बोला वही जा रहा है, लेकिन यहां पे जब अधिक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको लिखने के लिए किसी
एक मान लेते हैं विधि शास्त्री होंगे या फिर विधि के जो भी विशेषज्ञ होंगे, उनका पुराना जो भी विधिवेत्ता होंगे उनका नाम लिख करके आप कोट कर सकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और आता है। देखिए इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई, ये एक बार फिर से मैं बता दूं। इसकी फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से हुई कि जब फैक्ट के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले हमें इंट्रो बता देना है कि इंट्रोडक्शन में क्या है, इसका परिचय क्या है, ये है कहां पे, बेसिकली ये लोकेट कहां पे करता है, कहां से आया है, ठीक है। दूसरी चीज इसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब क्या है, मेन बॉडी यानी कि मुख्य इसका पूरा क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट का मतलब है, फैक्ट का अर्थ ही क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में वहां पे बता दिया गया। और फिर तीसरी चीज इसके कंक्लूडिंग लाइन की। अगर कंक्लूडिंग लाइन आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आप जो जैसे मैंने बताया कि उसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए आप इलस्ट्रेशंस लिख सकते हैं, केस लॉ लिख सकते हैं या एग्जांपल्स लिख करके इसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात हो गई जिसे हम एक कमेंट के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पर टिप्पणी कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज हम ज्यादा से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उम्मीद है कि आज या फिर नहीं आज हो पाता है तो कल तक हम इस पूरे मेंस की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। रही बात एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है, तो ये आपके पर वीक यानी कि वीकली साप्ताहिक रूप से आपके टेस्ट कराए जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। अब जो लोग नए तरीके से जुड़े हैं, एकदम शुरुआत से जुड़े हुए हैं, अभी बीएस से उनकी पहली क्लास चल रही है, उन लोगों का भी टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो ही आपकी तैयारियां हुई कंप्लीट, तुरंत आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग पुराने हैं, जो लोग टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, हर हफ्ते का उनको मिलते चला जा रहा है क्या क्या नोट्स हैं, और हर हफ्ते की उनको सीरीज बता दी जा रही है कौन सा टेस्ट होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो भी अपनी तैयारी करते रहें, क्लास भी देखते रहें और पूरी तरह से उम्मीद को रखेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रयोगित शब्द है न्यायालय यानी कि कोर्ट। अब इस कोर्ट का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोर्ट का मतलब क्या है? तो कोर्ट का मतलब सिंपल सी बात है, दो चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, लेकिन मध्यस्थों को छोड़ करके। जो मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, जो वहां पे आप देखेंगे मध्यस्थ होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, समझौता करने के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा रहे हैं, उनके लिए ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, उन्हें हम कोर्ट नहीं मानेंगे, उन्हें हम न्यायालय नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जो भी व्यक्ति विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे हम क्या मानेंगे, कोर्ट मानेंगे। ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। कि न्यायालय का मतलब क्या हो गया, न्यायालय का मतलब, कोर्ट का मतलब हो गया दो चीजें। सबसे पहले तो क्या हो गई, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में ही बता दिया गया है। सबसे पहले कोर्ट को जान लो। कोर्ट का मतलब है मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ के सिवाय हो जाएगा, मजिस्ट्रेट होगा या फिर कोई न्यायाधीश की बात कर ली जाए, यानी कि साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत अगर कोई व्यक्ति है तो उसे हम मान लेंगे कि वो एक न्यायालय है, यानी वो साक्ष्य ले सकता है। और दूसरी चीज, विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऑथराइज्ड बाय लॉ है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, तब जाकर के उसे हम क्या मान लेंगे, वो एक न्यायालय है। लेकिन मध्यस्थ इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, क्लियर। कौन नहीं आता है इसमें, इसमें मध्यस्थ नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है, जिन्हें हम आर्बिट्रेटर के रूप में जानते हैं। अब आगे डेफिनेशन हो गई, कहां सिचुएटेड है ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे आप चाहें क्या, इसको लिखना ही है आपको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। ऐसी पहली लाइन आप लिख दीजिए, फिर इसमें लिखा क्या गया है, इन सारी चीजों को आप बना दीजिए। याद करने के लिए आपको जो डायग्राम बनवाए गए हैं, उन डायग्राम्स को ध्यान में रखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब जब हम देखेंगे इसे और ज्यादा डिफाइन करने के सीरीज में, जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले आपको रिलोकेट करना है, लोकेट करना है कि कहां पे आपका मेंस का ये फैक्ट पर्टिकुलर कहां से लाई करता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि इसे कैसे हम डिफाइन करें, डेफिनेशन लिख दिया। तीसरी चीज, इससे रिलेटेड अगर केस लॉज है तो केस लॉज लिख दीजिए। और चौथी चीज, अगर इसका इलस्ट्रेशन है तो इस इलस्ट्रेशन को लिखिए। और पांचवी चीज, अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स को भी आप लिख दीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस लॉज। ये मैं आपको एज अ पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जो भी चीजें इसमें जैसे कुछ करेक्शंस हैं, करेक्शन करके मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ओके।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार AIR 1987 SC 2316। इस केस का पूरा कोटेशन ध्यान में रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस लॉस को पढ़ना। आप लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो केस लॉस को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा पढ़ लिया, इसमें क्या बताया गया, काम हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय हो, अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हो गया है पढ़ाई करते हुए, बहुत ज्यादा समय का मतलब आप समझ सकते होंगे, तो आप केस लॉस को, जजमेंट्स को, अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो इसे आसानी से डाउनलोड करके पूरा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा किस पर्टिकुलर फैक्ट को किस पर्टिकुलर कंडीशंस में किस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, इस वजह से ऐसा डिसीजन आया। ओके, चलिए। तो क्या केस इस बात में मध्यस्थम कार्यवाहियों के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो आर्बिट्रेशन सेंटर्स आपने सुना होगा, जो क्या करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराते हैं, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, जैसे आपको डिफाइन कर देना है। दूसरा केस MP राजवाड़े बनाम SM हसन के बाद में, इसमें नागपुर हाईकोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, सॉरी नागपुर कोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। यह बताया गया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत नियुक्त किया गया कमीशन कोर्ट नहीं है। ध्यान में रखेंगे, कमीशन जो है वो कोर्ट नहीं है। ठीक, अब आगे कुछ चीजों को और हम डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा गया था और क्या बताया गया। इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर्ट को डिफाइन कीजिए, न्यायालय को डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज A में न्यायालय यानी कि कोर्ट के बारे में बताया गया है। ये जो कि इंक्लूड करता है, किसे इंक्लूड करता है, जो मजिस्ट्रेट है उन्हें इंक्लूड करेगा, या फिर साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत लॉ के द्वारा यानी विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है तो इन्हें इंक्लूड कर लेगा। ये क्या हो गए, ये न्यायालय हो गए। लेकिन इट्स एक्सक्लूडिंग, ये कुछ लोगों को नहीं इंक्लूड करता है। जिन्हें एक्सक्लूड करता है वो है आर्बिट्रेटर्स, यानी कि जो मध्यस्थ ये इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि वहां पे निर्णय नहीं सुनाया जाता है, वहां समझौता किया जाता है। इसीलिए जब हम आर्बिट्रेशन के डिसीजंस हो या जजमेंट्स हो या आर्बिट्रेशन में जो भी कुछ डिसाइड किया गया या वहां जो भी कुछ आपने इकबालिया बयान किया, आपने कुछ भी चीजें अगर बोल दी, तो उन सारी चीजों को एज एन एविडेंस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कभी कभी समझौता कराने के लिए कुछ चीजों को झूठ, कुछ चीजों को सही, कुछ चीजों में आप दबो, कुछ चीजों में हम दबे, इस तरीके से चीजें की जाती हैं। केस लॉस वगैरह फिर उसके बाद लिख देना है, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब बड़े आसानी से अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है ये तो आप भी समझ सकते होंगे। जैसे पहले जो था सेक्शन जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें सेक्शन 3 में जाकर के फिर पैरा याद रखते थे, वो भी आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अभी क्या है, जब आपके क्लॉजेस डिफाइन कर दिए गए, सबसेक्शन डिफाइन कर दिए गए, ये आपके लिए और इजी हो चुका है, तो इसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम डी फॉर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज को डिफाइन किया गया है। क्लियर? देखिए, आज मैं पहले बता दूं, अगर आप लिखने को सोच करके आए हैं तो आज बहुत ज्यादा चीजें लिखवाई नहीं जाएंगी। दूसरी चीज, तो इस क्लास में करें क्या, इस क्लास में एक सादा पेपर रखेंगे, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन को डायरेक्टली एज अ हेडिंग लगा देंगे, और फिर फ्रेमिंग ऑफ मेंस या फिर फ्रेमिंग ऑफ आंसर ये आप करने की कोशिश करेंगे। लिखना आपको अपने मन से ही है, ये तो पक्का पकाया जो भी आपको मिल रहा है ये आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा जो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। उस समय में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वही काम करेगा, आपने प्रैक्टिस कितनी करी है वही काम करेगा आपका पूरी तरह से। ठीक है, तो इसको देखते हैं। दस्तावेज के सबसे पहले लोकेशन बता दिया, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसमें दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है वो सारी चीजें बता दी। किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या फिर संकेतों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा कोई भी चीज अगर अभिव्यक्त किया गया है या फिर वर्णित किया गया है और उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के उपयोग किए जाने के बाद उसका आशय है या फिर उपयोग किया जा सके। अब ऐसी कोई भी चीज जो कहीं पे लिख दी गई है, हो सकता है किसी मेटल पे लिख दी गई है, हो सकता है किसी पत्थर पे लिख दी गई हो, कागज पे लिख दी गई हो, कहीं पे भी लिख दिया गया है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन सामने आता है, मुद्रित या शिला मुद्रित, ध्यान रखेंगे। मुद्रित यानी कि कहीं पे प्रिंट किया गया है, शिला मुद्रित यानी पत्थर पे प्रिंट कर दिया गया है, या फोटो चित्रित शब्द, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट है।
अगर हम किसी मैप को बोले तो मैप का जो रेखांक है, जो प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है। अगर किसी धातु पट्ट यानी कि किसी मेटल प्लेट पे कोई चीज लिखी गई है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड दस्तावेज की परिभाषा को, जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी विधि विशेषज्ञ की आपको कोट याद हो तो आप उसे लिख सकते हैं, उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे वेस्ट ने दस्तावेज की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी है कि डॉक्यूमेंट के अंदर वे सभी सामग्रियां सम्मिलित हैं जिन पर मनुष्यों के विचार लिपिबद्ध आलेख द्वारा, परंपरागत चिन्ह या प्रतीक के किन्हीं अन्य माध्यम द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चीजों को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कोर को आप ध्यान रखें। अब अगर ऐसे लिख सकते हैं बेस्ट के अनुसार, तो भी आप कथन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट उसकी आत्मा वही होनी चाहिए। कुछ ऐसा मत लिख देना जैसा उन्होंने कहा भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली चीजें कभी कभी याद नहीं हो पाती, और अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, मनुष्यों ने अपने विचार को कहीं पे भी अगर स्क्रिप्टेड कर दिया है, कहीं पे भी लिपिबद्ध कर दिया है, तो इट्स ऑल आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद लकड़ी के पहरे, नानबाई और ग्वाले वगैरह, दांता, खरोच, इन सारी चीजों पे जो सारी चीजें कहीं पे भी लिख दिए गए हैं, उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मान लेते हैं आप दूध वाले के यहाँ गए, आप राशन की दुकान पर गए, आप कहीं भी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, वहां पे क्या कर दिया गया, एक बोर्ड पे लिखा गया है चीनी 5 रुपए किलो, 50 रुपए किलो कर लो, ठीक है। इस तरीके से चीजों का अगर रेट लिखा गया है, आटा 20 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो, ठीक है। जब चावल की बात की जाए तो 40 रुपए किलो, ऐसे ऐसे चीजों के अगर रेट लिखे गए हैं तो ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। या फिर कहीं पे भी खांचा, किसी पैमाने को बनाया गया है, किसी माप को बनाया गया है, कितने लीटर दूध दिया जा रहा है, या फिर कितने सेंटीमीटर की ये लकड़ी है जिसको सेल किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या है, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ऐसा बेस्ट ने कहा है, ध्यान रखेंगे। इसको और ज्यादा डिफाइन करें, अगर कागज के पन्ने पर कोई चीज लिख दी गई है वो भी दस्तावेज है। घूम फिर करके सारी चीजें दस्तावेज को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया हमने, सबसे पहले हमने ये बताया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हमने बताया कि इसका डेफिनेशन क्या है। इसके बाद इलस्ट्रेशन हमने बता दिया, किसी अगर कोड को हम अगर याद रख सकते हैं तो उसे हम पूरी तरीके से यहाँ पे बता दिया और चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी जुडिशरी की अगर बात करें, बिहार जुडिशरी की अगर बात करें, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसे छोड़ करके, इसे बाईपास करके आप नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेंस में आप लिख रहे हैं तो किसी क्वेश्चंस को छोड़े नहीं, ध्यान रखें। आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपको सभी चीजों के बारे में कुछ कुछ चीजों की नॉलेज हो, कुछ ऐसा ना आ जाए जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। ऐसा होगा भी नहीं अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है तो, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना जरूर है, लिखने पे ही मार्क्स मिलेंगे। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, मार्क कर दिया, मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे फैक्ट इन इश्यू पूछ दिया जाए, जैसे मैंने बताया था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में फैक्ट के बारे में बताया गया है, एंड एफ के जस्ट बाद जो जी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में फैक्ट इन इश्यू यानी विवादित तथ्य के बारे में बात की गई है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी ट्रायल हो, ठीक है, किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल कोई भी मैटर हो, ऐसे मैटर्स में जब भी हम बात करते हैं फैक्ट इन इश्यू की, विवादित तथ्य की, तो ये कोर रोल प्ले करता है। एकदम सेंट्रल पार्ट अगर किसी चीज का हो जाता है तो ये क्या हो गया, विवादित तथ्य यानी कि फैक्ट इन इश्यू का। इस इश्यू में मेनली फैक्ट क्या है, इसमें एक अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान, यानी कि या तो इस चीज का दृढ़ कथन किया गया है, एक और हिंदी आप लिखो, या तो इसका दृढ़ कथन किया गया है या इनकार किया गया है। या तो इसे कहा गया है कि नहीं ये चीज एग्जिस्ट करती ही करती है, या फिर कहा गया है कि नहीं ये चीज एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करती है। तो इन दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं, दोनों को आप ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस हो या नॉन एग्जिस्टेंस हो, इन दोनों चीजों की या तो एजर्टेशन की गई हो या फिर डिनायल की गई हो, whether इट्स एजर्टेड और डिनाइड बाय समवन। तो ध्यान रखेंगे, समवन क्या, कोर्ट को ध्यान में रखते रहेंगे, कोर्ट के सामने किसी चीज का प्रख्यान या प्रत्याख्यान। अब आप हिंदी देखें तो दृढ़ कथन किया गया हो या फिर इनकार किया गया हो, जो आपके लिए सुटेबल पड़े वही याद रखो, दोनों चलेगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। एजर्टेंस या एजर्शन, या फिर आप एजर्ट किया गया, एजर्टेड किया गया है, या फिर इसे डिनाइड किया गया है कि नहीं ऐसा नहीं कहा गया, ठीक है।
तो उसके अस्तित्व या अनिश्चित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। ऐसा माना जाएगा कि बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं, ध्यान में रखते रहेंगे। ये क्या है? ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। तो डेफिनेशन वाली बात हो गई, इसको आपने डिफाइन कर लिया, चीजें क्लियर हो गई। अब फिर इसको स्पष्टीकरण दे देते हैं, इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। स्पष्टीकरण में जब कोई न्यायालय विवादित तथ्य से सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन, पढ़ते रहिए खुद भी। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो ये तो मैं आपको भेज दूंगा, इसको तो आप अपने आप फिर से दोबारा से लिख लीजिएगा अपनी मेंस प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, फिर उसके बाद खुद इवेल्युएट करिए कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। अभी क्या करना है क्लास में, तो अभी आपको बस कुछ इस तरीके से अपने जो पेपर आपने रखा हुआ उस पेपर में क्या करना है, मान लेते हैं फैक्ट इन इशू दे दिया गया, फिर से मैं बता रहा हूं, फैक्ट इन इशू के बारे में बताया जा रहा है, तो उस की पॉइंट्स को आप लिखना शुरू कर लीजिए। बड़े आराम से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, रफिंग करिए। कितना आपने रफ पे वर्क किया है यही आपकी सक्सेस डिफाइन करेगी, कितना आपने कॉपीज भरी हुई है यही आपकी सक्सेस डिफाइन करेगी। तो इसमें आप छोटा सा लिख लीजिए ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज जी में लिख दिया गया है फैक्ट इन इशू को, हो गया काम। एक ऑक्टोपस बनाइए, इसमें बता दीजिए छोटा सा डेफिनेशन जितना आपको याद हो कि किसी चीज का या तो एजर्टेड किया गया या फिर डिनाइल किया गया है, प्रख्यान या प्रत्याख्यान, यानी कि दृढ़ कथन किया गया या फिर इनकार किया गया है। कोई भी वर्ड, जो वर्ड आपको सुटेबल लगे उस वर्ड को लिख लीजिए सिंपल से लाइन में। अस्तित्व या अनस्तित्व को प्रभावित करने वाली चीजों के बारे में लिखा गया है, ठीक है, ये सब चीजें लिख ली आपने। फिर एक और लाइन लगा करके, यानी जितना शॉर्ट में आप तुरंत लिख सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। छोटे छोटे ये लाइन से आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करेंगे आपके मेंस में, ठीक है। चलिए, तो अब दृष्टांत में से पहले स्पष्टीकरण को देख लिया जाए। नॉर्मली बात की गई है कि न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी उस समय के प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है। ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। ध्यान रखिएगा, प्रख्यान या प्रत्याख्यान का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसमें दिक्कत नहीं लेनी है। अगर कोई न्यायालय सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी उस समय की जो लॉ चल रही है उस लॉ से रिलेटेड किसी चीज को अभिलिखित कर दिया गया, किसी भी चीज को लिख दिया गया, तो ऐसे विवादक, ऐसा कोई इश्यू है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसका आंसर देना है, तो उस आंसर के रूप में जिन भी चीजों को दृढ़ कथन किया गया, मिस्टर ए 5 बजे इस पर्टिकुलर ब्रिज पर उपस्थित थे, वो कहेगा नहीं सर मैं उस पर्टिकुलर ब्रिज पर उपस्थित नहीं था, या फिर नहीं सर। दूसरी चीज अगर पूछा जाए, अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं मिस्टर ये जो है पर्टिकुलर ब्रिज पे नहीं थे, ये तो उस समय रेस्टोरेंट में थे, तो उस चीज का दृढ़ कथन किया जाए, यस सर मैं इस जगह पे था, ठीक है। तो अगर दृढ़ कथन किया गया तो वो क्या हो गया, एजर्टेड हो गया, यानी कि वो क्या गया, प्रख्यान कर दिया गया। और अगर उसका डिनाइल किया गया यानी उसे क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, यानी प्रत्याख्यान कर दिया गया, तो मतलब उसको डिनाई कर दिया गया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब दृष्टांत में ख की हत्या का क अभियुक्त के रूप में जान लिया गया, क इज एक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ बी। अब आगे देखते हैं उसके विचारण में कौन कौन सी चीजें विवाद्य हो सकते हैं, क्या क्या चीजें विवादक हैं। यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की, ने ख का क मर्डर्ड बी, सबसे पहले ए मर्डर्ड बी। दूसरी चीज, क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, इंटेंशन ही यही था, मारने ही आया था, गलती से नहीं मारा। और क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, कि सबसे पहले अचानक से कुछ ऐसा देखा। ये अगर आपको देखना है तो मेरे स्टार्टिंग वाली क्लासेस को आप देखेंगे, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, यहाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ। गंभीर और अचानक प्रकोपन का क्या मतलब होता है वहां मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो ऐसा कार्य करते समय, मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, कि उस समय कुछ ऐसा गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, अचानक से क ने ख को गाली दे दी, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ हुआ कि ख की मृत्यु कारित करने के लिए क को गंभीर और अचानक प्रकोपन मिल जा रहा है। अचानक वो समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या किया, कैसे किया, उसको कुछ इस तरीके की चीजें चोरी करते हुए देख लिया किसी को, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी तरीके की चीजें दिख गई, या कुछ भी ऐसा दिख गया, तो उसमें गंभीर अचानक प्रकोपन मिलते ही इस तरह की हत्या हो गई। इसको भी फैक्ट इन इशू बोला जा रहा है। आगे, ख के विरुद्ध संविदा भंग का दावा दायर करता है और ख संविदा भंग करने से इनकार करता है। यहाँ विवादित तथ्य यह है कि क्या ख ने संविदा भंग किया
ध्यान रखते रहेंगे। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस होता है, डिनायल होता है, काउंटर ऑफर होता है, बहुत सारी चीजें। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसे आप ध्यान से समझ लेंगे। फिलहाल में यहाँ पे बस देखेंगे कि संविदा भंग यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया गया, दावा दायर कर दिया गया, उनके ऊपर सूट फाइल कर दिया गया। और ख संविदा भंग करने के लिए इनकार कर रहा है, इन्हीं में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुछ मेरी भी इश्यूज हैं। यहाँ पे फैक्ट एंड इश्यू ये है कि ख ने संविदा भंग किया है या नहीं किया है। इसमें फैक्ट एंड इश्यू क्या हो जाएगा कि हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हुआ है, इस पे चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हो गई फ्रेमिंग। फिर चलते हैं। अब इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाने वाला हूं, इसको बस नॉर्मल सा समझाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कमेंट्स वाले क्वेश्चंस को अब मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बस समझाना था कोर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड किस टाइप के क्वेश्चन का किस तरीके का आंसर लिखेंगे, बस यही तो समझाना था। तो मैं समझा रहा हूं सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज के में बताया गया है कि ये रिलेवेंट फैक्ट है क्या, कि ये सुसंगत तथ्य है क्या। ऐसा तथ्य है जो सुसंगत है। तो इसमें दो फैक्ट्स के होने कंपल्सरी है, दो तरीके के फैक्ट होने चाहिए। यानी फैक्ट ए इज रिलेवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट बी, यानी कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाएगा जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के जो उपबंध हैं, इसमें निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो, जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके की चीज हुई है जिसकी वजह से एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए रिलेवेंट होने का काम करता है, यानी रिलेवेंसी का काम करता है। इसको और डिफाइन करेंगे सेक्शन 3 to 50 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को हम लोग और डिफाइन करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो उसमें हम और बेहतर तरीके से इसे देख लेंगे। अब एक लाइन देखिएगा, यहां बताया गया है सभी तथ्य सुसंगत है जो विवादक तथ्य या मुख्य विवादग्रस्त विषय के बारे में कोई भी उपधारणा प्रदान करने में समर्थ होते हैं। वो सब कुछ रिलेवेंट फैक्ट है जो कि फैक्ट एंड इश्यू के रूप में कार्य करता है। फैक्ट मतलब तो जवाब दे रहा है जो भी चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में बताऊं आपको कि ए ने बी का मर्डर किया, कब किया, सुबह 5 बजे, शाम के कर देता हूं, शाम के 5:30 बजे ए ने बी का मर्डर किया। ए मर्डर्ड बी एट द टाइम ऑफ 5:30 PM, एट द टाइम ऑफ इवनिंग, इतना ध्यान में रखते रहिएगा। अब इसमें होना क्या है, अब इसमें जब हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो फैक्ट्स में तो सारी चीजें आ जाएंगी। ये क्या सोच रहा था, वो कुछ भी सोच सकता है। ये गाना गा रहा था, ये घूमने जा रहा था, ये टहल रहा था, ये बी के घर नहीं सी के घर जा रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, उससे उतना ज्यादा मामला नहीं अफेक्ट होगा। उसने सुबह से 5 बजे 5:30 बजे तक क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है उसने 5:30 बजे क्या किया। फैक्ट एंड इश्यू वहां पे आएगा, रेलेवेंट फैक्ट वहां पे आएगा। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर घटना को किसी तरह से प्रभावित करे। अगर उसने 5 बजे सुबह उठ करके बी को धमकी दी तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट है। सुबह 5 बजे की बात कर रहा हूं, शाम को 5:30 होते होते उसने मर्डर कर दिया। और अगर उसने 12 बजे किसी दुकान पे जाकर के मक्का खाया तो इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी खाए, हो सकता है वो नमकीन खा ले, कुछ भी खा ले, बिस्किट खा ले, उसे खाने से क्या है, फल खा ले भाई, पेट नहीं खराब होगा। आप लोग पूड़ी कचौड़ी खाओगे, ठीक है। तो यहां पे जब हम 5:30 बजे उसके मर्डर से रिलेटेड जब भी किसी भी फैक्ट की बात करेंगे तो ये फैक्ट एंड इश्यू हो जाएगा, और इसी से रिलेटेड जब भी कोई फैक्ट आएंगे तो ये रिलेवेंट फैक्ट के रूप में, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया है कि रिलेवेंट फैक्ट का मतलब जो कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे तथ्य जो एक निश्चित मात्रा की प्रमाणक शक्ति रखता है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे सुसंगत तथ्य के रूप में हम जान रहे हैं। ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट के रूप में हम जान रहे हैं। अब जो लॉ की इन द आई ऑफ लॉ जो भी सारी चीजें हैं इसको डिफाइन और इलस्ट्रेट करते हुए इसमें स्टीफन का एक कोट आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें स्टीफन ने क्या बोला है, इसने सुसंगति यानी कि रिलेवेंसी का मतलब इन्होंने क्या बताया है कि घटनाओं का कार्य और कारण के रूप में संबंधित होना। कार्य और कारण के रूप में संबंधित होना, यही तो अभी तक बताया जा रहा था, कार्य और कारण के रूप में। यानी कि एक कार्य ऐसा किया गया कि ए ने बी का जो मर्डर किया है, ए मर्डर्ड
बी की अगर बात की जा रही है, एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हो आप, एग्जामिनर को कुछ इस तरीके से आप समझा रहे हो कि एग्जामिनर भी पूरी चीजों को डिफाइन कर ले, हाँ भाई बात तो सही है, उसको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा गया और कैसे आंसर करना है। तो ए मर्डर्ड बी, ये क्या हो गया, ये हो गया कार्य। अब इसका कारण क्या हो गया, इसका कारण ये होगा कि बी ने ए से 5 लाख रुपए का उधार लिया था, हो सकता है ये कारण। ए ने बी को गाली दी थी, ए ने बी के ऊपर हो सकता है हमला कराया हो या फिर कराया ही हो, ए ने बी के घर चोरी कर ली, अरे बी ने ए के घर, उल्टा। तो ये क्या हो गया, बी ने जो भी कुछ किया ये कारण है, और ए ने उसके रिस्पॉन्स में जो सारी चीजें की वो क्या है, वो कार्य हो गया। कारण और कार्य यानी कार्य कारण का सिद्धांत जिस तरीके से काम करता है वही रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को पूरी तरीके से डिफाइन करेगा। तो अगर आप एक चीज लिख दें, स्टीफन ने एक लाइन में लिखा है, जो बड़े बड़े विधि के विशेषज्ञ होते हैं वो एक ही लाइन में चीजों को डिफाइन कर देते हैं। इन्होंने सिंपल सा कह दिया कि रिलेवेंसी का मतलब घटनाओं का कार्य और कारण के रूप में संबंधित होना है, बस काम हो गया। रिलेवेंसी का मतलब क्या हो गया, क्यों रिलेवेंट है, ये सारी चीजें एक बार में क्लियर हो गई। ये आपने लिख दिया तो नंबर पूरा हो गया। अब अगर कोई केस लॉस हो तो जैसे राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1922 SC यानी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये वाद हो गया। इस वाद में क्या कहा गया, किसी विवादित तथ्य, किसी रिलेवेंट फैक्ट को साबित करने के लिए उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों का साबित किया जाना जरूरी हो सकता है, क्योंकि वे विवादित तथ्य से संबंधित हो सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें। आगे और देखें, आगे बस यही सारी चीजें की गई। सेक्शन 3 to 50 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा और डिफाइन करके समझाया जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अब देखिए, यहाँ पे खोजी कुत्ते का साक्ष्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे मैं पढ़ाते समय भी और ज्यादा बेहतर तरीके से बता चुका हूं, और इसमें मैंने कुछ केस लॉस भी लिखवाए थे, तो इसे उसी तरीके से आप डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। खोजी कुत्ते का साक्ष्य रिलेवेंट होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड मैंने केस लॉस आपको उस समय भी लिखवाए थे जब मैं इसका डेफिनेशन लिखवा रहा था, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिखेगा। ठीक है, अब ध्यान रखें, अगर किसी तथ्य की खोज कर सकने वाले कुत्ते से पाया जा सकता है कोई चीज, कोई भी साक्ष्य, किसी तरह का एविडेंस, अब वो खोज करने वाला कुत्ता है, यानी कि खोजी कुत्ता है। ठीक है, ऐसा डॉग है जिसको इस चीज के लिए ही लाया, इन्वेस्टिगेशन के लिए ही लाया गया है, तो वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में इसे क्या किया जाएगा, इसे कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि हो सकता है साइंटिफिक रूप से, यानी कि कुत्ता अब अपने तरीके से खोजने की कोशिश कर रहा है, और जो भी चीजें खोजी, अगर ये सारी चीजें पर्टिकुलर फिट ऑन द फ्रेम आ जाती हैं तो इसे साइंटिफिक फैक्ट के रूप में हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, कुत्ते द्वारा खोजा गया जो भी एविडेंस है ये ग्राह्य है, लेकिन आमतौर पर अधिक वजन में नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखी गई है अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट 1969। मैंने उस समय भी लिखवाया हुआ था जब मैं खोजी कुत्ते के साक्ष्य के बारे में बता रहा था। एक केस हो गया। एक और केस भद्रन वर्सेस केरल स्टेट 1995 का। इसमें जो खोजी कुत्ता है, इसकी गतिविधियों के संबंध में साक्ष्य को ग्राह्य करने की, यानी कि इसको एडमिसिबल करने की बात कही गई है, और उसकी विश्वसनीयता उस व्यक्ति की गवाही की ग्राह्यता पर, उसकी एडमिशन पर डिपेंड करती है जिसने कुत्ते को साधा और जिन्होंने उसकी गतिविधियों के आचरण को देखा। डॉग आया, ऐसे ही नहीं चला जा रहा है, वो कुछ भी खोज के निकाल रहा है। दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, या तो जिसने देखा वो इंपॉर्टेंट है, या फिर उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उसको साधा, एक पर्टिकुलर कपड़ा नाक पे लगा करके बोला जाओ खोज करके लाओ, तो इनकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड करता है। अगर कोर्ट ने उनको माना ही नहीं तो कुत्ते की कहां पे वैल्यू रह जाएगी। तो खोजी कुत्ते की भी वैल्यू तभी होगी जब उसके जो मास्टर होंगे, जिन्होंने उसको साधा या फिर उन्होंने उन सारी चीजों को देखा, उनके पहले गवाही होगी, उसके बाद इन सारी चीजों को एडमिसिबल किया जाएगा। पहले उनको एडमिसिबल होना पड़ेगा, फिर इसे एडमिसिबल किया जाएगा, किराए होना। ठीक है, बाकी सारी चीजें इससे रिलेटेड है। केसेस आप लिख लेंगे, बाबू मकबूल शेख वर्सेस महाराष्ट्र का 1993 में। इसमें बताया गया कि खोजी कुत्ते का जो साक्ष्य है एक सामान्य प्रकार का एविडेंस है। संपुष्टि और विश्वसनीयता की जांच अन्य कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, जिन पर एक सामान्य साक्ष्य खरा उतरता है। ये वर्ड है एक कसौटी। कसौटी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली एक तरह का पत्थर होता है।
पत्थर पे सोने को चेक किया जाता है, कसौटी पर खरा उतरना, यानी कि जब भी उस पर खरोंच लगाई जाती है तो सोना अपना असली रंग उस पर दिखा देता है। इसी वजह से कहते हैं कसौटी पर खरा उतरना। खरा उतरना का मतलब खरा है, शुद्ध है, खरा है या फिर नहीं है, शुद्ध है या फिर नहीं है, वो पर्टिकुलर सोना, इसकी बात वहां पे की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे खोजी कुत्ते का अगर साक्ष्य है तो उसके लिए पंचनामा भी होना चाहिए। पंचनामा यानी 5 लोगों को बुला करके वहां पे सारी चीजों को लिखा गया कि हाँ हमने देखा डॉग ने किस तरीके का बिहेवियर किया जब इस सारी चीजों को किया गया था। तो फिर ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स को आप देख लेंगे। बहुत ज्यादा कुछ मैं अब नहीं बताने वाला हूं, इसको आप केस लॉस में देख करके आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बड़े बड़े भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। खोजी कुत्ते का साक्ष्य लिख करके उसके ऑक्टोपस बनाइएगा आप लोग, और ये जब मैं आपको मैटर प्रोवाइड कर दूंगा तो इस मैटर में भी आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रिंट आउट निकाल करके उस पर लिखने, रंगने या फिर किसी भी तरीके से अंडरलाइन करने का काम जरूर करेंगे। ठीक है, अपने स्तर से, भले ही किसी भी तरीके से करें, कभी भी करें, लेकिन करें जरूर। अब एक क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन लगभग मेंस में पार्ट बन ही जाता है, किसी न किसी तरीके से पूछ ही दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्ट है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इसी पे लाई करता है। इसमें यही तो बताया गया है कि साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज एन एविडेंस? एविडेंस को तो डिफाइन करिए आप। तो इस एविडेंस की जो डेफिनेशन है, क्योंकि E फॉर एविडेंस है, इस वजह से सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज E में से डिफाइन किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि के साथ साक्ष्य विधि के संबंधों की भी विवेचना कीजिए, तो इसे डिफाइन कीजिए। सारवान विधि क्या है, प्रक्रियात्मक विधि क्या है, और इसके अलावा जो साक्ष्य विधि है, इन सारी चीजों की एक दूसरे से इंटरकनेक्शन क्या है, इसको लिखिए। अब जो हम शुरू के पहले दिन से पढ़ते चले आ रहे थे कि कितने प्रकार के हमारे लॉज होते हैं, कितने प्रकार के हमारे एक्ट्स होते हैं, कितने तरीके से हम लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, स्पेशल लॉ क्या होता है, इन सारे लॉज के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब अब यहाँ पे इसकी फ्रेमिंग में काम आएगा। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में इसे डिफाइन किया गया है BSA में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। अब इसका विधिक अर्थ क्या है, वो सभी विधिक साधन सम्मिलित हैं जो जांच के लिए प्रस्तुत तथ्य को साबित करने के आशय से। सबसे पहले क्या करना है आपको, जांच करनी है। उस जांच के लिए क्या करना है आपको, कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। और ये सारी चीजें कर ही क्यों रहे हैं, किसी एक फैक्ट को या तो साबित करना है या तो ना साबित करना है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। साबित ना साबित पहले ही तो पढ़ा था हम लोगों ने, अभी आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस पे भी मेंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रूफ, डिस्प्रूफ, नॉट प्रूफ, ये सब क्या है, ये हम कल पढ़ चुके हैं, आज फिर से थोड़ा सा देख लेंगे अगर यहाँ पे नीड हुई तो। यहाँ पे सारी चीजों को डिफाइन करना है, उसके पूरी जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है उसको लिखना है। आप दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले बता दें, लोकेट कर दें कि ये कहाँ पे है, फिर डेफिनेशन लिखें, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस को लिखते हुए या इसकी डेफिनेशन को लिखते हुए आप इसे बता सकते हैं क्लियरली, आसानी से। अब पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पॉइंट्स में लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कभी आपको दो पार्ट में, यानी कि दो तरह की फैक्ट्स या फिर दो तरह की डेफिनेशंस के बीच में आपको ऐसा कहा जाए कि दोनों के बीच में अंतर कीजिए, तो अंतर में अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, एग्जामिनर को भी आसानी होगी कि हाँ ये लिखना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। पॉइंट्स को वहां पे यूज कीजिए, पैराग्राफ को वहां पे यूज कीजिए जहां पे किसी डेफिनेशन को पूछ दिया, किसी पर्टिकुलर केस के बारे में पूछ दिया, तो उसको पॉइंट में लिखने से पहले आप पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में आपने अगर क्लियर कर दिया तो फिर पॉइंट में आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर पर्टिकुलर ऑथराइज्ड फॉर दिस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन उसके लिए लगाए गए हैं, मान लेते हैं उस क्वेश्चन के लिए 5 ही नंबर दिया गया है, हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए 20 नंबर दे दिया गया, ठीक है। तो जितना नंबर दिया गया है, ठीक है, 1 नंबर का है 1 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर का है 5 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर का है 10 नंबर के हिसाब से, जैसे नंबर उसको दिए गए हैं उस नंबर के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसके आंसर राइटिंग को फ्रेम करेंगे। वर्ड लिमिट भी दे दी रहती है आपके यूपीपीसीएसजे के एग्जामिनेशंस में। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब साक्ष्य में दो तरीके के साक्ष्य हो गए, एक हो गया मौखिक साक्ष्य, एक हो गया दस्तावेजी साक्ष्य। या तो वो ओरल एविडेंस होगा या तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ओरल एविडेंस यानी किसी ने बोल दिया, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या हो गया कि किसी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, डॉक्यूमेंट्स दिए। ये तो हमने उस समय भी पढ़ा था, इसी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है।
कि अगर कोई मौखिक साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है, इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कोई सामग्री है, ये भी सम्मिलित है जो किसी फैक्ट के, फिर घूम फिर करके वही फैक्ट आ गया, अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर अमुक पर्टिकुलर चीजों को अमुक क्रम में इस जगह पर व्यवस्थित करके रखा हुआ है, अमुक चीज रखी हुई है, ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट है। तो किसी फैक्ट को ही प्रूव करना है, ये फैक्ट ही है। रिलेवेंट और वेदर इट्स रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट, ये तो बाद में सेट करेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे कि उसकी रिलेवेंसी है या नहीं है, कोर्ट उसको एडमिसिबल करता भी या नहीं करता है। लेकिन आपको अगर किसी भी चीज को प्रूफ करना है, अस्तित्व या अनस्तित्व को, यानी वो एग्जिस्ट करता है या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस है, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यायालय के सामने या फिर न्यायालय के उसके अस्तित्व के बारे में, न्यायालय के मस्तिष्क के अनुमान जैसे भी उत्पन्न होंगे उनके बारे में आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे वर्णन करते समय बताया गया कि विस्फोट की आवाज किसी ने मान लेते हैं सुनी है, या फिर किसी ने इस तथ्य को होते हुए देखा है, या फिर मान लेते हैं कहीं पे अगर ब्लास्ट हुआ तो उसकी चमक को ही देखी है, तो ये सारी चीजें क्या है, एविडेंस मान लिए जाएंगे। किसी का एक क्या है, ओरल एविडेंस है, हाँ मैंने देखा था, इस समय क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपके विटनेसेस के बेस पे आपके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2014 में इस केस में अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया कि अपने आप में ये सारी चीजें संपूर्ण है, जब भी इससे अभिप्रेत है तथा इसमें आते हैं, ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं, यानी कि ए ने विस्फोट होते हुए देखा से अभिप्रेत है, ए ने विस्फोट होते हुए सुना से अभिप्रेत है, यानी इसका मतलब जो है, या फिर इसमें आते हैं अगर ये वर्ड लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये इंगित किया जा रहा है कि पक्के प्रकार की परिभाषा है। जज बनने के बाद आपकी कलम की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बड़ी ताकत बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है, क्योंकि आपकी कलम से किसी की जिंदगी निर्धारित होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे इन सारी चीजों को देखना शुरू करते हैं। आगे हम देखें तो इसी में बताया गया है, देखिए 3 चीजें हो गई ना, एक ओरल एविडेंस हो गया, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, या फिर किसी न्यायालय ने इस केस में कहा, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में 2014 के केस में कहा, ये आप देख सकते हैं, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, AIR 2014, ठीक है, 2014, ये आपने देख लिया। अब ध्यान में रखेंगे क्या चीज, कि इसमें जब भी कोई भी वर्ड इस तरीके से लिखा गया, इससे अभिप्रेत या इसमें आते हैं, क्या मतलब हो गया, ये भी तो 3 तरीके के, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या फिर न्यायालय ऐसा विचार कर रहा है, न्यायालय का ऐसा विचार है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, तो हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें तो आगे दिख जा रहा है इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स, इसे पॉइंट में लिखा गया, जैसे कि 3 तरफ से, देखिए ये पॉइंट्स कैसा है, पहला पॉइंट मौखिक या दस्तावेजी, यानी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि मैंने अभी अभी बताया, ये है क्या, किसी तत्व के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को ही साबित करने के लिए, अब इसे प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने ही चीजों को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी सामग्री होंगी, और इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबसे पहले नंबर पे मान लेते हैं रखा गया, या फिर अब किसी ने बोला है या फिर किसी ने डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रोड्यूस किए हैं, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। एंड प्रत्यक्ष या प्रसिद्धिजन्य साक्ष्य, या तो वो डायरेक्ट है या सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तीसरी चीज डायरेक्ट या फिर हियर से एविडेंस है। देखिए हियर से एविडेंस तो ये क्वेश्चन आता है, बट ये आपके यूपी में ऐसे क्वेश्चंस तो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर्स में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी वाइवा में भी पूछ दिया जाता है। द क्वेश्चन इज सिंपल, हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस बट देयर आर सम एक्सेप्शंस हियर, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य या सुनी सुनाई बातें कभी भी एक एविडेंस यानी साक्ष्य के रूप में नहीं ग्रहण की जाती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब इन अपवादों को आपको बताना होता है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। अगर किसी ने अंतिम कथन किया है, उसको किसी ने सुना है, तो उसे एडमिसिबल किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसे आप एक होम असाइनमेंट के रूप में रख करके इसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट मैसेज करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे, या फिर आप एप्लीकेशन में भी एक मैसेज का बॉक्स होता है, आप मैसेज कर देंगे, वो भी पहुंच जाएगा आपके बैच में। ठीक है, मैं उस पर रिएक्ट जरूर करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं साक्ष्य विधि की प्रकृति कैसी है। हमने साक्ष्य को डिफाइन करना था, साक्ष्य विधि की प्रकृति वगैरह कहां से आ गई, तो उसके नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर साक्ष्य को और ज्यादा डिमांड कर दी गई डिफाइन करने की, तो आप यहाँ पे उसकी पूरी प्रकृति, उसके नेचर ऑफ एविडेंस के बारे में बताएंगे, और इसमें कितने प्रकार के साक्ष्य विधि के भाग हैं, उन सारी चीजों को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गई साक्ष्य के बारे में चीजें। केस लॉस है उसको भी लिख दिया, डेफिनेशन है उसको भी लिख दिया, इलस्ट्रेशन है उसको भी लिख दिया, एग्जाम्पल है उसको भी लिख दिया। और अगर आपको सही समझ में आ रहा है, छोटे मोटी चीजें नहीं, ये साक्ष्य के लिए है,
तो आप उसे और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साक्ष्य एवं सबूत की बात कर लेते हैं। अब यहां साक्ष्य और सबूत में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जब आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन, थोड़ी सी आंखों में चमक बढ़ रही है तो मुझे लगता है अब चश्मा लगा ही लेना चाहिए। वेट फॉर अ मिनट। और आपकी क्लास बहुत ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी ही क्लास बची है, बट आई थिंक अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से आंखों पे प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है और ये जरूरी भी है। मुझे लगा था इसके बिना काम चल जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि साक्ष्य और सबूत के बीच में क्या फर्क है। साक्ष्य का मतलब एविडेंस है, सबूत का मतलब क्या है? प्रूफ की बात की जा रही है, सबूत दीजिए। तो साक्ष्य को तो डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में, लेकिन सबूत को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब ध्यान रखेंगे, सामान्य बोलचाल में साक्ष्य और सबूत का एक ही मतलब माना जाता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। जब हम साक्ष्य की बात करेंगे तो साक्ष्य एक साधन है और सबूत क्या है? सबूत जो कि जिसके लिए साधन लगाए जा रहे हैं। यानी कि साक्ष्य देकर के आप करेंगे क्या? साक्ष्य देकर के आप सबूत प्रोवाइड करेंगे। एक तरीके से आप क्या करेंगे? प्रूफ दे रहे हैं। एविडेंसेस क्या कर रहे हैं आप? एविडेंसेस, कोई भी एविडेंस हुआ, कोई भी विटनेस हुआ, इन सारी चीजों को करने के बाद आप कर क्या रहे हैं? किसी चीजों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। यही इसमें पॉइंट्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं, दोनों में डिफरेंस डिफाइन करिए, तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। साक्ष्य साधन है, ऐसा साधन जिसके द्वारा किसी चीज को साबित किया जा रहा है, कोई फैक्ट को साबित किया जा रहा है, ऐसी बात जो स्पष्ट या साबित करती है किसी चीज को। ठीक है, वेदर इट्स क्लियरिफाई और प्रूफ एनीथिंग। साक्ष्य को इंडियन एविडेंस की सेक्शन 2 में, सॉरी यहां पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है, बट सबूत को तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य, दो तरह के एविडेंसेस हमारे हो सकते हैं, वेदर इट्स ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, इन सारी चीजों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। साक्ष्य के अंतर्गत बहस को छोड़ करके वो सभी जितने भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हो जा रहे हैं, विधिक साधन हो जा रहे हैं, इन सभी जिसके माध्यम से किसी निर्णायक तथ्य की सत्यता को साबित या ना साबित किया जा रहा है। ठीक है, या तो ये सही है या तो ये सही नहीं है, या तो ये साबित हो सकता है तो ये ना साबित हो सकता है। अभी मैंने कहा था ना, साबित, ना साबित, प्रूफ, डिसप्रूफ एंड नॉट प्रूफ, साबित नहीं हुआ। इन सारी चीजों के लिए जो मेन रोल प्ले करते हैं उन्हें हम साक्ष्य के रूप में यानी एविडेंस के रूप में जानते हैं, यानी एक नींव के रूप में है ये सारी चीजों की जड़ के रूप में। और सबूत की बात की जाए तो ये साक्ष्य का प्रभाव है, एविडेंस दिया, इसकी वजह से इसे प्रूफ के रूप में कंसिडर किया गया। इसके बाद सबूत समुचित साक्ष्य की ऐसी मात्रा है जो आश्वासन और निश्चितता उत्पन्न करता है, इसलिए कार्य कारण की तरह से साक्ष्य और सबूत को भी मान लिया गया। कार्य क्या किया गया? एविडेंस प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद कारण क्या है? एविडेंस प्रोवाइड किया गया। कार्य क्या हुआ? उससे प्रूफ एक जनरेट हो गया कि हाँ ठीक है, ये भी एक प्रूफ के रूप में हमने एक रख लिया है। सबूत साक्ष्य का परिणाम या फिर फल है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। और सबूत के कुछ अन्य माध्यम भी होते हैं, जैसे स्थानीय अन्वेषण, किसी लोकल लेवल पे जाकर के आपने रिसर्च कर लिया, इसका परिणाम कर लिया, या न्यायिक रूप से किसी भी चीज को अविच्छेदित तथ्य के रूप में देखते हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये सबूत मान लिया गया। क्लियर? अब चलते हैं एक और अंतर को देखने के लिए, जो अंतर हमने पहले भी डील किया था। एक है जिसे हम कहते हैं नासाबित, दूसरा है साबित नहीं हुआ। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप तीन चीजों को देखें, एक है प्रूफ्ड यानी कि साबित, दूसरा हो जाता है ना साबित, ना साबित यानी कि डिसप्रूव्ड, एंड द थर्ड वन इज जिसे हम साबित नहीं हुआ कहते हैं। साबित नहीं हुआ कहते हैं यानी कि जिसे हम कहेंगे नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तीनों को ध्यान से अगर हम देखें तो क्या समझ में आ जा रहा है? तीनों को ध्यान से समझे तो प्रूफ का मतलब कि ऐसा कोई फैक्ट जिसके अस्तित्व को माना जा रहा है, न्यायालय ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया।
न्यायालय मान रहा है कि हाँ इसका अस्तित्व जो है बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, या फिर इसके अस्तित्व को इतना अधिसंभावित समझे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई अगर प्रूडेंट मैन है, यानी कोई अगर प्रज्ञावान व्यक्ति है, तो वो भी इसी फैक्ट पे काम करेगा, इसी तरीके से काम करेगा कि वो पर्टिकुलर फैक्ट क्या है, एग्जिस्ट करता है। इस पे ध्यान रखते रहेंगे। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब कि मान लेते हैं कोई चीज डिस्प्रूव हो गई, तो डिस्प्रूव का मतलब क्या हो गया, या तो उसके जो उसके अनस्तित्व है, अनस्तित्व को इतना अधिसंभावित समझता है, अनस्तित्व मान लेता है कि हाँ इसका अस्तित्व नहीं है, बात सही है। या फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई अगर प्रूडेंट मैन हो, कोई अगर प्रज्ञावान व्यक्ति हो, तो ऐसी समय और परिस्थितियों में वो भी इसी पे काम करेगा कि हाँ वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि साबित नहीं हुआ और ना साबित में अंतर क्या है। तो नॉट प्रूफ का मतलब वो नहीं अभी प्रूफ किया गया, नहीं डिस्प्रूव किया गया है, नहीं वो साबित है, नहीं ना साबित है, अभी उस पर साक्ष्य दिया जा सकता है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, उसे अभी प्रूफ करना बाकी है, या फिर उसे ना साबित या डिस्प्रूव करना उसे बाकी है। ठीक है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इसी चीज को और ज्यादा डिफाइन करके समझाना था, तो आपने 2 मिनट में समझा दिया। लेकिन अगर इसे समझना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ना साबित, यानी कि डिस्प्रूव। कहां पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में बताया गया ना साबित के बारे में। ना साबित को मिथ्या के समान माना गया है। केस क्लॉज भी मैंने बताया, कल ही मैंने डिफाइन किया था पूरा कि मतलब झूठ मान लिया गया कि हाँ ये झूठ ही बोला गया था। और जब कोई तथ्य ना साबित हो गया तो न्यायालय ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच रहा है, ऐसा कंक्लूजन मान रहा है, या तो उसे विश्वास है कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं है, या कम से कम उसके अस्तित्व में न होने की संभावना है, ऐसा मानेंगे। क्लियर। दूसरी चीज, ना साबित की डेफिनेशन जो लिखी गई है वही है, और ना साबित का मतलब असत्य हो या फिर मिथ्या हो, इसके रूप में माना गया। नेक्स्ट, साबित नहीं हुआ का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में बताया गया है कि साबित का मतलब वही चीजें जो मैंने अभी तक बताया है कि उसके अस्तित्व को, सारी चीजें तुरंत बदल देंगे। ठीक है, उसके अस्तित्व को मान लिया गया था। सॉरी, यहां साबित नहीं हुआ है, साबित नहीं है। साबित नहीं हुआ का मतलब क्या है कि न तो वो प्रूफ है, न तो वो डिस्प्रूव है, न तो वो साबित किया गया, न वो डिस्प्रूव, यानी कि ना साबित किया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज आई में इसके बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि साबित नहीं हुआ का मतलब यह है कि न्यायालय न तो उसके होने में विश्वास कर सकता है और न ही न होने में। अभी ये क्वेश्चन है, अभी इस पे डिस्कशन चलेगा, आगे बताएगा, अभी ये प्रूफ हुआ नहीं है। साबित नहीं हुआ का मतलब यही है कि मिथ्या से कुछ भी नहीं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। अभी ए ने बी का मर्डर होते हुए, हो सकता है उसने भी 2 चाकू मारे थे, ऐसा मान लेते हैं कि ए ने मर्डर होते हुए बचाया नहीं, या फिर पुलिस को सूचित नहीं किया। अभी ये प्रूफ नहीं हो पाया है, अभी नहीं साबित है, नहीं ना साबित है, प्रूफ भी नहीं हुआ, डिस्प्रूव भी नहीं हुआ। तो ये अभी इस पे बात चलेगी, ये भी आगे चलेगा। ठीक है, या फिर नहीं भी चलेगा तो भी कोई बात नहीं है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। ये हो गया साबित नहीं। एक तथ्य जो साबित नहीं हुआ है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी, दोनों में से। लेकिन अगर ना साबित है तो वो क्या हो जाएगा, ना साबित का मतलब यह पर्टिकुलर फैक्ट क्या हो गया, मिथ्या हो गई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि विवादित तथ्य, यानी कि इसे हम कहते हैं फैक्ट एंड इश्यूज के बारे में। ठीक है, विवादित तथ्य के रूप में, और इसे हम तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में विवादित तथ्य के बारे में बात की गई है। यानी कि इसमें हमने किस चीज के बारे में, फैक्ट एंड इश्यू के बारे में बात किया। जिस चीज पे पूरा विवाद चल रहा है वही इश्यू क्या है, वो फैक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। और विवादक तथ्य का मतलब ऐसे तथ्य जिन पे विवाद हो रहा है, उसी बेस पे ही विवाद हो रहा है। और विवादक तथ्य किसी अधिकार दायित्व की आवश्यक तथ्य के रूप में हम जान रहे हैं। बाकी सारे पॉइंट को देखते हुए जब हम फैक्ट को देखेंगे तो जस्ट एक सेक्शन ऊपर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज एफ में जब हम देख रहे हैं तो यहां पे हमें देखने को मिल जाएगा फैक्ट क्या है, अस्तित्व है या फिर उसका अनस्तित्व, या फिर जो भी चीजें हैं जिसका अस्तित्व है, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और मनुष्य की उसकी जानकारी है। 2 तरीके के फैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या तो फिजिकल फैक्ट है, या तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, या तो उस चीज को अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, 5 सेंसेस के द्वारा, या फिर उसके अस्तित्व का भान किसी व्यक्ति को है, किसी की ख्याति वगैरह है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया अंतर। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में कभी कभी अंतर पूछ देता है। विवादक तथ्य तो हम लोगों ने देख लिया। विवादक तथ्य के बाद सुसंगत तथ्य की अगर बात करें तो यहाँ पे सुसंगत तथ्य रिलेवेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह अगर हम देखेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जब हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करें सेक्शन 3 से सेक्शन 50 के बारे में तो चीजें बताई गई हैं, लेकिन जब हम एक चीजों को क्लियर करना स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो उसे हम
एक डेफिनेशन के रूप में देख लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे सेक्शन 3 को अगर हम देखें, विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 3 में यहीं पे साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो है सुसंगत तथ्यों के बारे में बताया गया है, और यहीं पे आपके विवादक तथ्यों को और डिफाइन किया गया था। देखिए क्या है, अब इसको सेक्शन 3 से 50 तक जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अभी इसको बस आप देख लीजिए चीजें किस तरीके से क्लियर की गई हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगर कुछ मुझे नीड लगती है या फिर आप लोग में से कोई कांटेक्ट करता है कि इसकी भी जरूरत है तो इसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका बस फ्रेमिंग देखना था, फ्रेमिंग ऑफ मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, बस इतना ही देखना था, और लगभग चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बस मैं आपको कुछ और प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ये आपके लेबल्ड आंसर हैं, जिसको आप चाहें तो और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य किस तरीके के होते हैं, और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका, सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, दीवानी एवं आपराधिक मामलों में तथ्यों के प्रमाण के नियम मूलतः भिन्न है, इसको व्याख्या कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन एविडेंस से रिलेट करके कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो सेक्शन 121 से 123 तक चीजों को बताया गया है, इसे आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। सेक्शन 2 से 24 तक जो इसमें सेक्शन 26 है, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में जानते हैं, इन सारी चीजों में संस्कृति यानी कन्फेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब ये सब जब हम अपने पूरे एविडेंस को कंप्लीट करेंगे तो एक बार और इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और चीजों को देखते हुए अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है, सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य का सामान्य नियम एक ही है, उसका अपवाद यदि कोई हो तो दीजिए, एक्सेप्शन हो तो बताइए। दोनों को, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को एक तरीके के एविडेंस के नियम के रूप में मान लिया गया। एविडेंस के लिए दोनों का नियम एक ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को यहाँ पे पूछा गया है। ये भी आप बाद में देखें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उपधारणा की परिभाषा दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में इसको डिफाइन कर दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, उपधारणा का मतलब क्या है, किसी भी चीज की उपधारणा कब की जाती है, कब नहीं की जा सकती है, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, निश्चायक सबूत किसे कहते हैं, इन सब चीजों को हम इस डेफिनेशन में पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो तथ्य की उपधारणा वगैरह ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सब हम यहाँ पे लास्ट वाले, लगभग लास्ट के आसपास के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, उसी से रिलेटेड हैं जो सारी चीजें, वो हम देखेंगे। और फिर विधि की एक खंडनीय उपधारणा होती है, एक अखंडनीय उपधारणा होती है। इन सारे उपधारणाओं को भी हम देख लेंगे, कौन कौन से खंडनीय है, कौन कौन से अखंडनीय है, कौन कौन सी चीजों को खंडित किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, इन दोनों को खंडित किया जा सकता है, खंडनीय उपधारणा है। मे प्रिज्यूम यानी जहां कहीं भी बताया गया है उपधारणा कर सकेगा, का मतलब क्या है, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, सबूतों की मांग कर सकती है। तो इसे माना जाएगा कि ये चीजें क्या है, ये पर्टिकुलर चीजें एक उपधारणा की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कल ही मैंने इसको डिफाइन भी किया था। उपधारणा करेगा का मतलब सबूत मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक डिस्प्रूव न कर दिया जाए, जब तक नासाबित न कर दिया जाए, तब तक इसे साबित माना जाएगा। दोनों लगभग बराबर है। मे प्रिज्यूम का मतलब साबित तब तक माना जाएगा जब तक नासाबित न कर दिया जाए, और इसके लिए प्रूफ की भी डिमांड की जा सकेगी। और उपधारणा करेगा यानी शैल प्रिज्यूम का मतलब साबित तब तक माना जाएगा जब तक नासाबित ना कर दिया जाए। ये ध्यान में रखते रहेंगे, यहाँ प्रूफ की डिमांड नहीं की जा रही है। और निश्चायक सबूत की बात की जाए तो ये अखंडनीय उपधारणा है, अखंडनीय। निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ, एक को दूसरे का तब कहा जाएगा कि एक को प्रूफ करते ही दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाए, और यहाँ पे इसे नासाबित करने के लिए प्रूफ आप नहीं दे सकते। ये भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। दिमाग को थोड़ा सा बॉक्सेस के रूप में बांट लीजिए, जो भी मकड़ी का जाला फैला हुआ है उसको आसानी से थोड़ा क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, बॉक्सेस बनाइए, सारे बॉक्स में अलग अलग तरह के डेफिनेशंस रखिए। और अब हम अगली क्लास में कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।